नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्य आमला न्यूज़ चैनल। गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। हम लोग गंगा में स्नान करने को आतुर रहते हैं। पटना से लेकर के दानापुर तक गंगा नदी में 367 मोटर चला करके गंगा नदी में गंदे पानी को छोड़ा जा रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि गंगा नदी कितना स्वच्छ रह सकती है। हम लोग हर पर्व के नाम पर गंगा में स्नान करने जाते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि जब सूर्य का महापर्व छठ आता है तो हम गंगा के ही जल से उनके प्रसाद का निर्माण करते हैं। तो पर्यावरण और गंगा को बचाने के लिए हम लोगों को, बुद्धिजीवियों को जागरूक होने की ज़रूरत है। आज हम चर्चा करेंगे मतदाता सूची जो निरीक्षण की जा रही है दोबारा, उसके ऊपर। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार राय जी। अभी हाल ही में जनवरी में ये मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। फिर आनन फानन में चुनाव आयोग ने जून महीने में 1 महीने के अंदर पूरे प्रक्रिया को कर लेने की कवायद शुरू की और उसका भी अब अंतिम पायदान है। कितने लोग सफल हुए? कहीं मीडिया में ये दिखाया गया कि फार्म को BLO ही पूरा भर करके दे रहे हैं। कहीं पटना में ये दिखाया गया कि 1 लाख फॉर्म पुल के ऊपर फेंका हुआ था। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर। 5-6 जनवरी 2025 को चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। उसके बाद अचानक से जून के महीने में फिर से एक बात आती है कि पूरे बिहार में मतदाता सूची का निरीक्षण किया जाएगा, सघन निरीक्षण। ये अचानक से इस तरह के कार्य को करने की क्या जरूरी आन पड़ी? शुक्रिया आपका कि इस समय बिहार के लिए तो सर्वाधिक चर्चित और पूरे देश में इस चर्चित विषय को आपने बातचीत का विषय बनाया है। यहीं पर प्रश्न खड़ा हो जाता है जहां से आपने शुरुआत की है कि कुछ ही दिन पहले जनवरी फरवरी में ही मतदाता सूची को अपडेट किया गया था और यह माना जा रहा था कि उसी आधार पर इस साल के अंत में जो चुनाव होने हैं बिहार में विधानसभा के, वो चुनाव होंगे। लेकिन एकाएक 24 तारीख को फरमान आता है कि 25 तारीख से विशेष सघन पुनरीक्षण का कार्य होगा मतदाता सूची का। यह शब्द भी ध्यान देने योग्य है कि 2 विशेषण लगे हुए हैं कि विशेष, सघन, दोनों विशेषण लगे हुए हैं। इसके अभिप्राय को ढूंढा जा सकता है कि वह विशेष क्या है और वह गहन या सघन क्या है और उसका क्या अभिप्राय हो सकता है उस गहन सघन का। पहला जो आक्षेप लगा, पहला जो प्रश्न इसके टाइमिंग को लेकर के लगा कि मतदाता सूची को अपडेट करना एक सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। वह हमेशा चलती रहती है और हर चुनाव के पहले उसको अपडेट किया जाता रहा है। इसके पहले, मतदान के ठीक पहले मतदाता सूची को अपडेट, विशेष और सघन अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं हुई थी। तो इसी से कई आशंकाएं विपक्षियों के भीतर खड़ी हो गईं और सारे जो प्रगतिशील लोग थे वो इस पर प्रश्न करने लगे कि जिस तरह महाराष्ट्र के चुनाव या दूसरे राज्यों के चुनाव के बारे में कहा जाता है कि मतदाताओं में भारी हेर फेर हुआ, मतदाता वहाँ पर बढ़े, उसी तरह की कोई प्रक्रिया चुनाव आयोग को हथियार बना करके मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया को हथियार बना करके कहीं उसी तरह की बातें तो यहाँ पर नहीं हो रही हैं। शंकाओं के जन्मने की जगह थी और शंकाएं जन्मी इसके कारण, और इस तरह एक है सो यह हो गया।
बहुत सारे इस लोग इस बात पर प्रश्न करते हैं, ये इस शंका पर प्रश्न करते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम अगर कटेंगे तो भाजपा के वोटर के भी तो नाम कटेंगे, केवल इंडिया गठबंधन के ही लोगों के नाम तो नहीं कटेंगे, एनडीए के गठबंधन के लोगों के भी नाम कटेंगे। ये एक भोली और अराजनीतिक यह तर्क है, ये एकदम भोला तर्क है। आप देखेंगे, आगे हम लोग दूसरे पक्षों पर भी बात करेंगे, पहले इस तर्क पर बात कर लेते हैं कि आप देखेंगे कि भाजपा का जो एजेंडा है, जो बेसिक एजेंडा है, वह कुछ बिंदुओं पर टिका हुआ है। जैसे पाकिस्तान पर टिका हुआ है, वह मुसलमानों पर या अल्पसंख्यकों पर टिका हुआ है, वह अवैध प्रवासियों पर टिका हुआ है, वगैरह वगैरह। 2-3-4 पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे जिसके आधार पर उसकी पूरी राजनीति मंदिर पर टिका हुआ है। ये 2-3-4 पॉइंट्स ही हैं जिसके इर्द गिर्द उसकी सारी राजनीति घूमती रहती है। अगर वह इस एजेंडा को बनाने में कामयाब हो जाती है, जैसा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने यह शुरुआत में ही गहन पुनरीक्षण की शुरुआत में ही यह कह दिया था कि 10 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे, और उन्होंने कुछ जिलों के भी नाम लिए थे। वे जिले, और उनके कहने का अभिप्राय था कि बहुत संख्या में यहाँ पर नेपाल से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए और वर्मा से आए हुए लोग बसे हुए हैं, म्यांमार से आए हुए लोग बसे हुए हैं, यह कहा था उन्होंने। मतलब चिन्हित है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक तीरंदाज था, बहुत सटीक वह बहुत निशाना लगाता था। एक गांव से वह गुजर रहा था तो उसने देखा कि उस गांव में जगह जगह पर तीर गथे हुए हैं और उसके चारों तरफ एक घेरा है और ठीक उस घेरे के बीच में तीर है सो लगा हुआ है। उसने सोचा कि हम भी तीरंदाज हैं, हमारी इतनी ख्याति है, लेकिन इतना सटीक तीर तो हम नहीं चला सकते हैं कि ठीक बीच में जा कर के लगे, जरूर यह कोई महान तीरंदाज होगा। वह उतरा, उसने गांव के लोगों से पूछा कि अरे भाई कौन है, हम उससे मिलना चाहते हैं। तो गांव के लोगों ने कहा कि किसे मिलना है, उस पगला से, कि वह तो पहले तीर गांथता है, तीर चुभा देता है और फिर उसके चारों तरफ घेरा बनाता है। तो यहाँ पर वही कहानी चरितार्थ हो जाती है कि पहले लोगों को बाहर करो और इसके बाद एजेंडा चलाओ, यह सब घुसपैठिए हैं, ये सब बाहर के हैं। कभी यह नहीं कहा जाता है कि जो वहाँ पर बर्मा कॉलोनी बसी हुई है, वो बर्मा कॉलोनी का सरकार की अनुमति कैसे बसी हुई है। अगर आज उस बर्मा कॉलोनी के निवासियों को, चाहे बांग्लादेश के जो लोग बसे हुए हैं, वे सरकार की अनुमति से बसे हुए हैं, सरकार ने उनको बसाया है ज़मीन दे करके, वह कोई ऐतिहासिक कारण है उसका। बर्मा में 61-62 में जो राजनीतिक अस्थिरता आई थी उसके कारण बहुत सारे लोग आए थे। बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता 71 के समय हुई थी उसके कारण बहुत सारे लोग आए थे, और भारत ने अपनी उदारता का प्रदर्शन करते हुए या अपनी वैदेशिक नीति के कारण उन लोगों को बाज़ाब्ता ज़मीन दे करके, ऑर्डर दे करके उनको बसाया था। अब वे अवैध नहीं हैं, उसमें अवैध कुछ होंगे या मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वे सारे लोग अवैध नहीं हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के नाम पर अब यह एजेंडा चलेगा कि ये सारे लोग अवैध हैं, ये सारे लोग प्रवासी हैं, ये सारे लोग घुसपैठिए हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हिंदुत्व का जो वोट होगा उसका ध्रुवीकरण होगा। तो जो अगर 1-2% वोट उसके कट भी जाते हैं इसके कारण, परेशानी के कारण, वोटर हिंदुओं का, तो भी हिंदुओं के ध्रुवीकरण के कारण भाजपा को ज़्यादा फायदा हो जाएगा अगर ये एजेंडा उसका सफल रहा इस पुनरीक्षण का। तो एक बात यह है। दूसरी बात कि जिस प्रक्रिया को, जिस तरीके को अपनाया गया है, वह तरीका और वह प्रक्रिया निश्चित रूप से प्रशासन की तरफ से नहीं लॉन्च किया गया होगा। प्रशासन इस तरह की अफरा तफरी का काम नहीं करता है। या उसी तरह आप देखेंगे मोटो कि भाजपा की का जो तरीका है
वह अटैकिंग पॉलिटिक्स का हुआ है कि प्रशासन अगर कुछ तय करता है सिवाय पुलिस के और सेना के, कि सारी चीज़ें जो तय करता है उसके लिए वो प्लानिंग करता है, कई उसके पहले उसकी मीटिंग्स होती है और तब जाकर के कैसे कैसे वह काम किया जाएगा, उस तरह के काम होते हैं। आप देखते हैं कि जिस तरह थाना या पुलिस है सो तय करती है कि रात में 11 बजे अमुक के यहाँ दावा बोलना है, और उसी तरह 24 तारीख को ऐलान होता है कि 25 तारीख से पुनरीक्षण होगा। न कागज़ छपा हुआ है, न आदमी तय है, न सिचुएशन को हम ये देख रहे हैं। बाढ़ का समय अभी है, आधा बिहार तो बाढ़ में दहा हुआ रहता है। तो इस सारी चीज़ ये प्रशासन नहीं कर सकता है, इस तरह सोच ही नहीं सकता है। इसके पीछे से कोई पुश किया गया है। पुश कौन करेगा? जो राजनीतिक शक्ति है, केंद्रीय शक्ति है, वही पुश कर सकती है। हम आप तो पुश नहीं किए होंगे। तो निश्चित रूप से वो उसके अटैकिंग पॉलिटिक्स के नेचर को आप देखिए, और इस तरह एकाएक है सो धावा बोल देना कि अब कल से है सो दूसरी बात होगी, ये अमुक बात होगी, और पूरे प्रदेश को एक अफरा तफरी के माहौल में डाल देना। अब फिर मैं रिलेट करता हूँ कि उप मुख्यमंत्री ने शुरुआत में ही कहा था कि 10 लाख लोगों के नाम कटेंगे, और अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले चुनाव आयोग ने कहा है कि 35-36 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं। तो आप दोनों को रिलेट कीजिए कि तीर पहले ही गांथा जा चुका है और घेरा उसके इर्द गिर्द बनाया जा रहा है। सर, चुनाव आयोग ने जब इस कार्य को शुरू किया तो उसने कहा कि हमारे पास 11 तरह के पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। उस 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को आपको लगाना अनिवार्य है, तभी आप बिहार के नागरिक माने जाएंगे या भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि चुनाव आयोग यूं टर्न ले ली और कहा कि कोई कागज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कागज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यह चुनाव आयोग ने नहीं कहा है। 11 में से कोई न कोई कागज़ लगाने की ज़रूरत आज भी विद्यमान है ही। उसने कहा है कि अभी आप बिना लगाए हुए भी उसको दे सकते हैं, यही उसने राहत दी है। तो सर, जब अभी कागज़ नहीं है तो 1 महीने बाद, 10 दिन बाद वो कागज़ कहाँ से आएगा? उससे भी बड़ा प्रश्न है कि जिस मैट्रिक के सर्टिफिकेट को जन्म तिथि सबसे ज़्यादा उसी में रहती है, जिस मैट्रिक के सर्टिफिकेट को से अपनी जन्म तिथि वह प्रमाणित करेगा। मैट्रिक पास तो बिहार में 14% ही लोग हैं। 14, यह जाति गणना की रिपोर्ट है कि 14% ही लोग हैं। सो यह शर्म की बात है यह कहते हुए, लेकिन 14%, मतलब अगर सबके पास सर्टिफिकेट होगा 14% के पास भी, जिसमें से कितने का गल पच गया होगा, हाँ, तो भी 14% लोग ही उसको साबित कर सकते हैं। आवास प्रमाण पत्र कितने लोगों के पास है, या जन्म प्रमाण पत्र कितने लोगों के पास है। अब तो हाल ही में अस्पताल में प्रसव वाली प्रथा शुरू भी हुई है, हाल की ही बात है, और वह भी अभी भी बिहार में 100% नहीं है। आवास यहाँ पर सामाजिक आर्थिक गणना 2011 के मुताबिक यहाँ पर 61% लोग बेज़मीन हैं, तो उनके पास आवास का प्रमाण पत्र ही नहीं होगा। तो ये सब बातें हैं, तो सरकार को जाननी चाहिए। ये सब उसमें कुछ ऐसे प्रमाण पत्र मांगे गए हैं जो बिहार में लागू ही नहीं है, अभी होते हैं। तो ये सब बातें इस तरह की हैं जो लोगों के पास उपलब्ध ही नहीं है। मतलब यह जो बिहार को समझ नहीं रहा है, बिहार को जान नहीं रहा है, और बिना जाने हुए, बिना समझे हुए प्लानिंग कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है। इसका मतलब है कि या तो वह जानबूझ करके अनरेस्ट उत्पन्न करना चाहता है, अफरा तफरी उत्पन्न करना चाहता है, या उसकी कोई दूसरी मंशा है। सर, अभी एक बड़े पत्रकार ने भागलपुर, किशनगंज, बेगूसराय जैसे ज़िला में जा कर के ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, और उसमें उन्होंने दिखाया कि अल्पसंख्यक में भी खासकर मुसलमान ने डरे हुए हैं और वो पक्का कागज़ लगाने की तैयारी में हैं या लगा रहे हैं।
उनके अपेक्षा हिंदू जो हैं, जो बहुसंख्यक हैं, वो कागज़ लगाने में काफ़ी पीछे हैं। तो इसमें क्या कहा जा सकता है? यह अल्पसंख्यकों में इस तरह का भय भाजपा के एजेंडे के कारण ज़्यादा है। हिंदू अपेक्षाकृत अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन यह सब एक भ्रम है। असम में जो एनआरसी हुआ, उस असम में केवल मुसलमान ही बाहर नहीं हुए। सरकार कुछ इस तरह की व्यवस्था एजेंडा चला सकती है, सामाजिक एजेंडा चला सकती है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में कानूनी ढंग से इस तरह का विभेद परक एजेंडा नहीं चला सकती है कि यह बात मुसलमानों के लिए ही लागू होगी और यह बात हिंदुओं के लिए ही लागू होगी। इस तरह का विभेद वह दिखावे में नहीं कर सकती है। परिणाम असम में हुआ कि मुसलमान जितने बाहर हुए, उसकी अपेक्षा हिंदू ज़्यादा बाहर हो गए, और इसी के कारण वहाँ पर है सो उसको एनआरसी को लागू अभी तक नहीं किया जा सका है, क्योंकि उसके ही वोटर कट रहे थे। वह एक एजेंडा हुआ, हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ, मुसलमानों के विरुद्ध द्वेष उत्पन्न हुआ, इससे ज़्यादा हुआ अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। तो मुसलमान यहाँ पर इसी कारण डरे हुए हैं कि उसका बीजेपी का जो सामाजिक एजेंडा है कि मुसलमानों को बदनाम करो। जैसे अभी रोहिंग्या के बारे में आपने कोरोना के समय में कितनी खबरें सुनी, इतनी खबरें लग रही थी कि जैसे भारत में कोरोना लाने के कारण रोहिंग्या ही हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में 2-4 दिन पहले ही फैसला हुआ है कि किसी भी रोहिंग्या में कोरोना नहीं पाया गया। लेकिन यह एजेंडा तो खूब चला था, बिना जांच किए हुए आपने यह एजेंडा चलवाया और मुसलमानों को या रोहिंग्याओं को आपने बदनाम किया। यही जो एजेंडा है, और उस एजेंडे में का क्या परिणाम हुआ था। मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं, रिटायर्ड हैं, और उसी समय की बात है, और एक दुकान पर जब वो सामान खरीदने गए तो दुकानदार ने कहा कि हम मुसलमान को सामान नहीं देते हैं। इस तरह सामाजिक घृणा फैलाई गई। मैं गांव में था और मेरी चाची ने आकर के कहा, उस समय सब सब्जी बेचने लगे थे गांव में, सब रोजगार जो छूट गया था। मेरी चाची ने कहा कि बाबू तो एकरा इससे सब्जी मत लेना, तो ये मुसलमान है। मतलब इस तरह की घृणा है तो समाज में फैल गई थी। यह किसके द्वारा किया गया था? तो मुसलमानों के भीतर जो आशंका है, मुसलमानों के भीतर जो डर है कि हिंदू छूटे न छूटे, लेकिन हमको जानबूझ करके भी आउटसाइड किया जा सकता है। इसी के लिए ज़्यादा बड़ी तादाद में, जैसे मुजफ्फरपुर की कहानी आ रही है, अररिया की कहानी आ रही है कि बहुत लोग आवास प्रमाण पत्र के लिए वहाँ पर दरखास्त कर रहे हैं। तो उनके भीतर ये बैठा हुआ भय है, जो कि कागज़ नहीं है, इसलिए किसी तरह आवास प्रमाण पत्र लेकर के भी वे उसको अपना साबित कर लेना चाहते हैं। और आवास प्रमाण पत्र की स्थिति यह है कि उसमें कम से कम 15 दिन लगता है, और इतनी भीड़ हो जाएगी तो इतना तो सिस्टम ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कि लाखों लाख का हुआ ऐसा 10-15 दिन में बना दे। तो अब उसका क्या होगा पता नहीं। अभी पटना में सर दिखाया कि पुल के ऊपर लाखों फार्म फेंके गए थे। वो फार्म जिनके फेंक दिए गए उनका नाम तो कटना तय हो गया। एक घटना है सर, वो किसी का सुना सुनाया नहीं, मेरे ही साथ हुआ कि जो बीएलओ ने मेरा फॉर्म मेरे घर तक पहुंचाया, वही बीएलओ मेरा फॉल्स सिग्नेचर करवा करके फॉर्म को जमा कर दिया। और जब मैंने उसे कहा तो उल्टे वो मेरे ऊपर हल्ला करने लगा कि आप यहाँ नहीं रहते हैं तो हम आपके यहाँ 4 दिन आएंगे, एक ही काम को 4 दिन करना। तो इस तरह से सर कितने फर्जी सिग्नेचर वाले फॉर्म जमा हुए होंगे। इसमें चुनाव आयोग की जो ईमानदारी है वो कहाँ दिखती है? यह आप अजीत अंजुम पर केस करके आप किसी का मुंह चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आप वास्तविकता को नकार नहीं सकते हैं। आप जिस कहानी को कह रहे हैं कि आपके साथ यह घटित हुआ है, उसी तरह की घटनाएं बिहार में 90% लोगों के साथ हुई हैं। किसी ने है सो, मैं ही एक अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं गांव का वोटर हूँ और मैं प्लान ही कर रहा था कि गांव में जाऊंगा, वहाँ पर है सो बनवाऊंगा।
और तब तक मेरे पास SMS आ गया कि आपका सफलतापूर्वक उसको अपलोड कर दिया गया है। उसमें आप जा कर के देख लें, उसमें मेरा सिग्नेचर नहीं होगा। मैं नहीं जानता हूं कि मेरा नाम भी ठीक है या नहीं, मेरे पिताजी का, मेरी माँ का नाम ठीक है या नहीं, या क्या उसमें लिखा हुआ है। मैं ही ऑनलाइन यह कह रहा हूँ कि मैंने वो फॉर्म नहीं भरा है। और इसी तरह और यहाँ जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर कोई पूछने नहीं अभी तक आया है। अब समय का एंड हो रहा है कि पूछने नहीं आया है कि आप यहाँ के वोटर हैं या नहीं, या फॉर्म आपको लेना है। 2 फॉर्म देना था, एक फॉर्म बड़ी मुश्किल से लोगों के पास पहुँचा है। वह भी लोगों ने बहुत कोशिश करके, कहीं कहीं तो है कि खुद अप्रोच करके है तो लिया। खैर वो अलग बात है। 2 फॉर्म तो मिलने की कहीं से खबर ही नहीं है। तो दोनों तरह की बात यह हुई है कि एक तो उसके पास अपना कोई प्रूफ नहीं रहा कि हमने यही भरा, क्या भरा है, क्या नहीं भरा। दूसरी बात कि जो एक जगह बैठ करके BLO ने भर दिया है, तो वह है सो एक अलग प्रॉब्लम हो गया कि उसमें पूरा का पूरा जालसाजी ही है। इसको अगर कानूनी भाषा में कहें तो ये पूरा का पूरा जालसाजी ही है, पूरा का पूरा फरेब और या गलत ही है। तो ये दोनों तरह की बात हुई है। पूछने पर मेरे एक मित्र ने बताया बेगूसराय का कि पूछने पर हमने BLO को कहा, उसको ज़रूरत थी, रखना चाहता था कि हमको दूसरा वाला दे दो, हम उसको फ़ोटो हम ही फ़ोटो उसको कॉपी करवा लेंगे। BLO ने कहा कि अभी दूर है, अभी है सो बाद में बात कीजिएगा। इसके बाद ब्लॉक का जो उसका अधिकारी होता है उससे उसने बात की। उसने भी पहले तो शुरुआत में बड़ी अच्छी बात की है। इसके बाद जब कहा कि हमको चाहिए उसका रिसीविंग, इसके बाद रखिए अभी है सो थोड़ी देर शाम में बात करते हैं, कभी इसके बाद फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद जिला में जो उसका अधिकारी होता है उससे उसने बात की। उसने भी शुरुआत में बहुत प्रेम पूर्वक बात की, और जो ही इसने कहा कि ऐसा हमको चाहिए उसका रिसीविंग चाहिए, तो रखिए अभी ऐसा DM साहब के साथ मतलब किसी ने उसको नहीं दिया। हमसे पूछ रहे थे कि अब क्या करें। हमने कहा कि चुनाव आयुक्त के पास अब जाइए, अब यही न किया जा सकता है। मतलब पूरा का पूरा इसका परिणाम क्या होगा कि इसका वेरिफिकेशन भी होना है। वेरिफिकेशन में अब हमको साबित करना पड़ेगा कि हमारे पिताजी का नाम जो उसमें लिखा हुआ अमुक है, वह अमुक नहीं है कि अमुक हमारे पिताजी हैं। अब यह एक बार जब जो आदमी नहीं लिखवा सका, वह उसको संशोधन करवाने में अब हमको अपने पिताजी का नाम भी कहीं से ऊपर करना है, कोई डॉक्यूमेंट ऊपर करना है कि सचमुच आप सही कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब हमको 2 गुना फजीहत होगी। परिणाम होगा कि पूरा अफरा तफरी, या चुनाव तक पूरा अफरा तफरी पूरे प्रदेश में मचा हुआ रहेगा, और सारे काम रुके हुए रहेंगे, और सब हाय दादा है तो करता रहेगा कि हमारा नाम छूटा, हमारे बाबूजी का नाम छूटा, हमारे बेटे का नाम छूटा, हम क्या करें, हम नहीं करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी तरफ बहुत सारे लोग यह कह करके इस बात को हल्का कर देना चाहते हैं कि मतदाता सूची में नाम होना नागरिकता नहीं है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन नागरिक ही मतदाता हो सकता है। तो इस तरह मतदाता सूची में नाम होना नागरिक होने के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। तो अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप हो सकता है कि कल डिक्लेयर कर दिया जाए कि आप नागरिक भी नहीं है, और यह गृह मंत्रालय के एक सिग्नेचर से हो सकता है कि जो चूँकि यह विशेष और गहन भी है, इस अभिप्राय पर अब शुरुआत में जो हम लोगों ने बात की थी कि विशेष और गहन भी है, तो जो बात विशेष रूप से जांच करके, गहन रूप से जांच करके जो मतदाता सूची बनाई गई है, इसका मतलब ये नागरिकों की यह सूची है। तो इसमें जो नहीं है, अब मतदाता नहीं, नागरिक नहीं है। अगर गृह मंत्रालय कल हो करके इस पेपर पर, इस नोटिस पर साइन कर दे, इसके बाद सारे लोग भारतीय नहीं रहेंगे। बिहार में सर कुछ मुद्दे हैं, चुनाव में वह मुद्दा उठे नहीं,
उसके लिए भी तो कहीं यह खेल नहीं खेला जा रहा। एकदम एकदम। इधर आप देखे होंगे एक परिवर्तन में एक लक्ष्य कर रहा हूँ लगातार, खास करके बिहार में भी और पूरे देश में भी, कि कुछ वास्तविक मुद्दे हैं जो आम आदमी के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, वे धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। बहुत तेज गति में नहीं, लेकिन धीरे धीरे विपक्ष के द्वारा मजबूत हो रहे हैं। उसका एक वास्तविक कारण भी है, क्योंकि भाजपा ने भावनात्मक रूप से इतना सम्मोहित कर दिया है कि उसकी काट भावनात्मक अब नहीं हो सकती है। दूसरा भावनात्मक पहलू अब उसके बराबर में खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए विपक्ष के साथ लाचारी है कि वह वास्तविक जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को उजागर करे, उन परेशानियों को खड़ा करे, उन परेशानियों को चुनाव का मुद्दा बनाए। तो इसी अपनी राजनीतिक विवशता के कारण, या उनकी भलमनसाहत मैं नहीं कह रहा हूँ, या उनकी दृष्टि अब बदल गई है स्टेट के प्रति और नागरिकों के प्रति, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, कि अपनी राजनीतिक विवशता के कारण वे शिक्षा के मुद्दे को, वे बेरोजगारी के मुद्दे को, वे अपराध के मुद्दे को, वे स्वास्थ्य के मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। और धीरे धीरे बिहार के खास करके युवा लोग भी, आप देख रहे होंगे कि युवाओं ने, परीक्षार्थियों ने बिहार में, भले ही वह सफल नहीं हुआ हो, लेकिन अपना असंतोष सड़कों पर बहुत व्यापक रूप से प्रकट किया है। बिहार के किसान भी ऐसे बहुत व्यापक रूप से असंतुष्ट रहे हैं। यहाँ जो मजदूरों का आंदोलन पिछले दिनों हुआ है, 25 करोड़ मजदूरों ने, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कहा जाता है कि आंदोलन मजदूरों का खत्म हो गया है। 25 करोड़ मजदूरों ने एक दिन हड़ताल किया, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था। मतलब ये मुद्दे मजबूत हो रहे थे। तो और चूंकि इन मुद्दों को साथ लेकर के भाजपा को चलना नहीं है, इनकी समस्याओं का समाधान करना नहीं है, तो इसके समानांतर दूसरी परेशानी में उलझा देना, कि जैसे आपको एक घाव हो गया है, उसका इलाज हमको नहीं करना है, तो उसके बदले में आपके पेट में हम चाकू भोंक देते हैं। अब घाव आप बुला जाइए, बुखार आप बुला जाइए, उसी का ऑपरेशन करवाते, उसी का इलाज करवाते रहिए। मतलब कुछ इसी तरह कि एक बड़ी परेशानी उसके बदले में क्रिएट कर देना, या एक बड़ा मुद्दा उसके समानांतर क्रिएट करना कि उस छोटे मुद्दे को लोग भूल जाएं। तो उसी तरह के मुद्दे, उसी तरह की बात इस पुनरीक्षण वाले मामले में भी कही जाती है और मानी जाती है आम लोगों के द्वारा। बिहार में अशिक्षा, सर अभी आप बता रहे थे कि मात्र 14% बिहारी, लड़का हो लड़की हो, मैट्रिक पास है। सोच सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या कितनी है और उसमें मात्र 14% बच्चे या यहाँ के निवासी मैट्रिक पास हैं। तो अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी, पलायन जैसे अहम मुद्दे जो आम नागरिक से जुड़े हैं, उसे सत्ता पक्ष चुनाव में मुद्दा न बने, इसके लिए भी कोई न कोई गेंद उछालते रहती है। उसी में से एक गेंद यह भी है मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण का काम। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहें और हर एक मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी और सही खरी खबर सुनाने के लिए आपके साथ हैं। धन्यवाद।